ही गाइस वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं शाद अली, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ का मॉक टेस्ट नंबर आप 7 देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीएस के बेहद इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस को। वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए। इससे पहले हमने 6 मॉक टेस्ट कंप्लीट किए हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से उनको आप कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन आपके लिए है चावल के धुलने पर विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है। देखिए, चावल के धुलने पर सामान्यतः उसमें से विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी पूछ सकता है कि चावल को अधिक मात्रा में धोने से या चावल को अधिक धोने से विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है। या अगर आप चावल को पॉलिश करते हैं तो पॉलिश किए हुए चावल की जो ऊपरी परत होती है, चावल को पॉलिश करने से भी उसमें विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है। तो इस स्टेटमेंट को ऐसे भी दे सकता है कि पॉलिश किए हुए चावल या अधिक धोने से चावल की ऊपरी परत में विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। या इसी को फिर से ऐसे बोल सकते हैं कि पॉलिश किए हुए चावल या फिर अधिक मात्रा में चावल को धुलने से उसमें विटामिन बी1 की कमी हो जाती है या विटामिन बी1 का अभाव हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब विटामिन बी का रासायनिक नाम भी आपसे पूछ सकता है। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थाइमीन। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका आंसर होगा बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है विटामिन बी1 की कमी से। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलिए। इसमें पहला स्टेटमेंट इस हिसाब से हो जाएगा सही। सेकंड स्टेटमेंट है गोल्डन राइस या गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है। देखिए, जो गोल्डन राइस होते हैं, गोल्डन राइस एक्चुअली ये आनुवांशिक तौर पर बनाया गया चावल होता है जिसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है या बीटा कैरोटीन की अधिकता होती है। यही बीटा कैरोटीन बाद में चावल में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। या आप कह सकते हैं कि जो गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन ए की कमी दूर की जाती है या विटामिन ए उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें विटामिन ए पाया जाता है ना कि विटामिन बी। तो ये इसमें से आप देखिए, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, क्योंकि आपको सही वाला चुनना है। यहाँ से केवल एक सही है। पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। यह पक्षी विहार, ये बर्ड सेंचुरी को बोलते हैं पक्षी विहार, लखनऊ और कानपुर हाईवे पर। यह पक्षी विहार लखनऊ और कानपुर राजमार्ग के लगभग बीच में स्थित है। ये इसके फीचर बताए गए हैं। किसी पक्षी विहार की बात चल रही है, आप आइडिया लगाइए कि कौन सा है ये। सर्दियों के मौसम में इस पक्षी विहार में जो प्रवासी पक्षी हैं, यानी सर्दियों के मौसम में बाहर के दूसरे देशों के पक्षी यहाँ पर आकर साइबेरियन मेहमानों के यहाँ पक्षियों के साथ में साइबेरियन मेहमानों से ये स्थान गुलजार हो जाता है। और यहाँ एक विशाल झील है। इस बर्ड सेंचुरी में एक झील है जिसके चारों ओर दूर तक एक जंगल है हरा भरा। और यहाँ पर जाड़े के मौसम में साइबेरियन क्रेन और तमाम अन्य प्रकार के प्रवासी पक्षी भी देखे जा सकते हैं। तो ये फीचर जिस बर्ड सेंचुरी के हैं, आपको बताना है उपर्युक्त विशेषता निम्नलिखित में से किस वन्यजीव या पक्षी अभ्यारण्य की है। तो ये बात चल रही है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की। अब आपसे पूछेगा कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस प्रदेश में है या किस राज्य में है। तो ये उत्तर प्रदेश में है। इसको आप समझ ही गए होंगे, लखनऊ और कानपुर हाईवे पर है, तो इसका मतलब ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। अब उत्तर प्रदेश में भी जिला कौन सा है आपसे ये पूछ सकता है। इसकी लोकेशन ये उन्नाव में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्नाव में है। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इसमें कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। साल 2015 में नवाबगंज बर्ड सेंचुरी का नाम चेंज किया गया। इसका नाम कर दिया गया है अब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी, या कहेंगे इसको आप शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य। तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। या ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये सारे फीचर जो यहाँ पर आपको बताए हुए हैं इस क्वेश्चन में, ये सारे फीचर आपको जब आप उत्तर प्रदेश की पर्यटन की वेबसाइट पर जाएंगे, बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ तक पूरा ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ तक क्वेश्चन पूरा उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पर्यटन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की, पूरे फीचर दिए हुए हैं इस बर्ड सेंचुरी के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। आप देख रहे होंगे जितने भी हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं उसमें हमने
इतिहास के क्वेश्चंस को ज़्यादा रखा है। इतिहास के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, तो इन मॉक टेस्ट में इतिहास की क्वांटिटी आपको ज़्यादा दिखेगी। अगले मॉक टेस्ट जो आने वाले हैं उसमें हम भूगोल के क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे और पॉलिटी के क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, ताकि आपके मार्क्स उसमें बूस्ट कर पाएँ। और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का तो अलग से चल ही रहा है आपके लिए, ठीक है, वो स्पेशली हमने अलग से उसको लगाया है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। इन्होंने माउंट आबू पर अपना देह त्याग किया था। पहले स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। ये क्वेश्चन ठीक है, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देखिए, अब इसमें हमने पहला स्टेटमेंट जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, यहाँ तक तो ठीक है। इन्होंने माउंट आबू पर देह त्याग किया था। अगर इसकी बात करें तो ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। इन्होंने, या इनके दूसरे नाम भी आपसे पूछ लेता है कभी कभी, तो इनको आदिनाथ भी कहा जाता है, इनको ऋषभनाथ भी कहा जाता है, इनको वृषभनाथ भी कहा जाता है। तीनों नाम इन्हीं के हैं। इन्हें कैलाश पर्वत पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। माउंट आबू पर नहीं हुई थी, यहाँ पर आप करेक्ट कर लेंगे, कैलाश पर्वत पर इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ तक तो सही था, लेकिन यहाँ गलत हो जाता है। तो इसका मतलब ये ओवरऑल ये पहला स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, अगर आपसे अलग क्वेश्चन में पूछे तो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को मोक्ष की प्राप्ति किस पर्वत पर हुई थी, तो आंसर होगा कैलाश पर्वत पर। तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर महावीर थे। इसको पहले यहीं तक देख लेते हैं। जैन धर्म के 23वें नहीं 24वें तीर्थंकर थे महावीर। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर, ना कि 23वें। तो ये स्टेटमेंट यहीं गलत हो जाता है। यह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। तो महावीर जैन जो हैं वो महावीर जैन जो हैं वो 24वें तीर्थंकर थे और वही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी थे। तो सेकंड स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है। तो इसका मतलब ना तो स्टेटमेंट पहला सही है, ना ही स्टेटमेंट दूसरा सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखें। यहाँ आपसे पूछ सकता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तब आंसर आप करेंगे इस क्वेश्चन का पार्श्वनाथ। 23वें थे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? जो आपको गलत है वही इसमें से आपको छांटना है। इसका मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, 4 ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, लेकिन आपको इसमें 3 ऑप्शंस सही पता होने ज़रूरी हैं, तभी आप एलिमिनेट कर पाएंगे। हाँ ठीक है, गलत वाला भी आप पहचान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जानकारी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। पहला स्टेटमेंट या पहला ऑप्शन देखिए, इसमें सामवेद संगीत शास्त्र की सबसे प्राचीन पुस्तक है और इसका पाठ उद्गाता नाम का पुरोहित करता था। तो देखिए, अगर आप देखें, जब यहाँ पर वैदिक लिटरेचर या वैदिक काल हम पढ़ रहे थे, तो भारत में कितने वेद हुए हैं? ये 4 वेद हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब इसमें पहला सामवेद पहला जो ऑप्शन है वो सामवेद के ऊपर है। तो सामवेद संगीत शास्त्र की सबसे प्राचीन पुस्तक है, बिल्कुल सही है। ये भारत के प्राचीन जो ग्रंथ है, वेद है, उनमें से एक है। तो सामवेद संगीत शास्त्र की या फिर इंडियन म्यूजिक की ये सबसे पुरानी किताब है। और इसमें जो मंत्र लिखे हैं या इसमें जो मंत्रों को कैसे गाया जाता है, एक ट्यून पर कैसे उनको मतलब बोला जाता है, कैसे गाया जाता है, वो सब इसमें मेंशन किया हुआ है। और इसका जो पाठ करता है इसके मंत्रों का, उसको हम बोलते हैं उद्गाता। तो ये इसका सही है पहला। ठीक है, तो इसमें से जो सही नहीं है वो छांटना है आपको। अगला देखिए, यजुर्वेद केवल गद्य शैली में लिखा हुआ है। इसमें यज्ञ की विधियों पर बल दिया गया है। यजुर्वेद की बात करें, ये वेद जो है गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा हुआ है। इस वेद में अधिकांशतः यज्ञ और हवन के नियमों का एक तरीके से प्रावधान है। इसको आप याद रखेंगे। और इसका पाठ करने वाले को हम बोलते हैं अधर्वयु। ठीक है, अधर्वयु बोलते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये बी सही नहीं है। ठीक है, यजुर्वेद केवल गद्य शैली में नहीं लिखा हुआ है, ये दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है। अगला देखिए, अथर्ववेद में तत्कालीन भारतीय औषधि और विज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। जो हमारा आयुर्वेद है, आज का भारत का जो आयुर्वेद है, वो अथर्ववेद पर आधारित है, ये याद रखेंगे। तो अथर्ववेद से तत्कालीन भारतीय औषधि एवं विज्ञान की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो देखिए, इस वेद में देवी देवताओं की
स्तुति में जो चमत्कार हैं, चिकित्सा हैं, विज्ञान, दर्शन, इन सभी के मंत्र यहाँ पर मिलते हैं। अगला है, तो ये भी सही है, ऋग्वेद सर्वाधिक पुराना एवं मान्य ग्रंथ है, इसका पाठ होत्री नाम का पुरोहित करता है। बिल्कुल सही है। ऋग्वेद भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का ही सबसे पुरानी प्राचीनतम किताब है, प्राचीनतम रचना है। ठीक है। और ऋग्वेद ऋग्वेद के साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऋग्वेद के जैसी ही किस देश का एक ग्रंथ है जो जिनमें समानता पाई जाती है। तो ऋग्वेद और ईरान का ग्रंथ है जिसे हम कहते हैं जैंद अविस्ता। इसको याद रखेंगे, जैंद अविस्ता। इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है इन दोनों ग्रंथों में। जैसे जिस तरह से भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या है, ऋग्वेद है, ऐसे ही ईरान का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जैंद अविस्ता है। याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे तो इसमें ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति होता है या पुरोहित होता है उसको हम कहते हैं होत्री। इनको याद रखेंगे, होत्री। ठीक है। और इसमें ऋग्वेद में जो गाय के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसको भी आप याद रखिए, अघन्य। अघन्य बोला गया है, अघन्य गाय को। अघन्य का क्या मतलब होता है? अघन्य का मतलब वध योग्य नहीं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका आंसर आप करेंगे बी। इसमें जो सही नहीं है वही बताना है आपको। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सम्राट जहांगीर से मुगल साम्राज्य के सभी भागों में कारखाने की स्थापना के लिए अधिकार प्राप्त किया था? साल 1608 की या साल 1600 ईडी या ईसवी की ये बात है। ब्रिटेन के सम्राट उस वक्त जेम्स प्रथम था। इसको याद रखेंगे, जेम्स प्रथम था। और जेम्स प्रथम ने भारत में व्यापारिक कोठियों की स्थापना के उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस, इसका आंसर देखिए, इसके आंसर के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, हम इसको पहले पूरा डिस्कस करेंगे उसके बाद इसका आंसर करेंगे। ठीक है। तो 1608 ईस्वी में जो सम्राट जेम्स प्रथम था, इसने भारत में व्यापारिक कोठियों की स्थापना के उद्देश्य से भारत में कैप्टन हॉकिंस नाम के अपने एक राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में उसको भेजा था। हॉकिंस ने सन 1609 ईस्वी में जो मुगल बादशाह जहांगीर था उससे अजमेर में मुलाकात की थी और सूरत में अपने कारखाना स्थापित करने की आज्ञा मांगी थी। तो कैप्टन हॉकिंस ने जो है सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए जो है आज्ञा मांगी थी, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे इसके उन्होंने विरोध किया। इसका विरोध के बाद वहाँ उसको परमिशन नहीं मिल पाती है। 1611 में, ये 1609 की बात हो गई। ठीक है। 1611 ईस्वी में, 1608 में उसने भेजा था लेकिन 1609 में जो है जहांगीर से मुलाकात हुई और ये जो है परमिशन उसको नहीं मिल पाई। लेकिन फिर बाद में 1611 ईस्वी में अंग्रेजी कैप्टन था मिडल्टन। ठीक है। मिडल्टन था। इसने जो है पुर्तगालियों का एक जहाजी बेड़ा था उसको पराजित करके मुगल सम्राट जहांगीर, जब इसने मिडल्टन ने जो पुर्तगालियों का सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा था उसको पराजित करके मुगल सम्राट जहांगीर ने जब इसकी ये कंडीशन देखी या फिर ये सिचुएशन देखी तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो जहांगीर ने सन 1613 में सूरत में अंग्रेजों को स्थायी कारखाना पर लगाने की यहाँ पर परमिशन ये दे देता है। तो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम का दूत आता है जिसका नाम है सर टॉमस रो। ठीक है। सर टॉमस रो पहुंचता है। इसे मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने के और कारखाने लगाने की यहाँ पर अधिकार पत्र मिल जाता है, जिसे क्या कहते हैं, शाही फरमान इसकी तरफ से मिल जाता है। तो ये इसका आंसर सर टॉमस रो होगा, ना कि कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट सवाल, एक और अच्छा सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंग्रेजों को बम्बई प्राप्त हुआ था? 1611 ईस्वी में, अभी हमने डिस्कस किया है, 1611 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा जो व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई थी वो मूसलीपट्टनम में की गई थी। इसके पश्चात 1693 ईस्वी में मद्रास में, फिर 1651 में हुगली में, और पूर्वी भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित पहला कारखाना था वो 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में खोला गया था। अब हम 1661 की बात करते हैं। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय था। इसकी शादी होती है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। याद रखेंगे, इंग्लैंड का सम्राट था चार्ल्स द्वितीय। ये हमने डिस्कस किया है सारी चीज़ें इतिहास के कोर्स में। तो चार्ल्स द्वितीय, तो यहाँ पर आप जो आपको याद रखना है वो यहाँ से याद रखेंगे। 1661 ईस्वी में चार्ल्स सेकंड ने या चार्ल्स द्वितीय जो था, इसने क्या किया, जो पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन से विवाह किया और इस विवाह में मुंबई को दहेज के रूप में चार्ल्स को भेंट किया गया था। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा?
देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों के द्वारा अंग्रेजों को मुंबई प्राप्त हुआ था। फ्रांसीसियों के द्वारा अपनी पहली कोठी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो फ्रांसीसियों ने अपनी जो पहली कोठी लगाई थी वो सूरत में लगाई थी। नेक्स्ट, नंदवंश के शासक को अपरो परशुराम कहा गया है। तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक की हत्या की थी वो महापदम नंद ने की थी। महापदम नंद ने नंदवंश की नींव रखी थी। इसको आपको पता है ये, ठीक है। तो नंदवंश में इसी को जो है महापदम नंद को अपरो परशुराम भी कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजकीय वंश मौर्य वंश था। देखिए मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश मौर्य वंश नहीं था, जबकि हर्यंक वंश था। ये आपको पता है, हर्यंक वंश था। और इस वंश का संस्थापक और पहला शासक कौन था? बिंबिसार था। ये आपको पता है। अगला देखिए, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। ये दोनों क्वेश्चंस आपको पता है, कल ही हमने डिस्कस किए थे अलग अलग सॉरी अलग अलग स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो इस देखिए इसमें जो है बिंबिसार ने अवंती के राजा चंद्रप्रथोत सॉरी तो इसमें अगर हम बात करें, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। ये भी गलत है, क्योंकि जो अवंती के राजा प्रथोत थे इनको जो है पीलिया रोग हो गया था, जिसकी वजह से बिंबिसार के जो जीवक थे राजवैद्य, उनको जो है बिंबिसार ने प्रथोत की सेवा में भेजा था। तो दोनों स्टेटमेंट ये गलत हो जाते हैं। तो इसका आंसर ना तो एक है ना तो दो, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखें, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काल अशोक शिशुनाग वंश का संस्थापक था। पहला स्टेटमेंट है काल अशोक शिशुनाग वंश का संस्थापक था। ये स्टेटमेंट सही है। सॉरी, इसमें से पूछा है काल अशोक शिशुनाग वंश का संस्थापक था। तो काल अशोक जो है शिशुनाग वंश का शासक था, जबकि इसका शिशुनाग जो था इसके नाम से ही वंश चला था, शिशुनाग ही इसका संस्थापक था। तो पहला स्टेटमेंट तो ये गलत हो जाता है। ये इसका सिर्फ शासक था, ना कि संस्थापक। संस्थापक शिशुनाग वंश का शिशुनाग ही था। अगला है काल अशोक के काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर इसमें द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन काल अशोक के टाइम पीरियड में किया गया था। तो इसमें केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल से उत्पन्न मानते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे, है ना। और इसको बौद्ध एंड जैन ग्रंथों में क्षत्रिय कुल से उत्पन्न बताया गया है, ऑप्शन सी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। सिकंदर की भारत से वापसी के समय सिकंदर की भारत से वापसी के समय उसकी स्थल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सिकंदर के साथ नियारकस था, आने सिक्रिस था और अरिस्टोबुलस था। ये व्यक्ति थे इसके साथ में। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, तो देखिए वापसी के समय स्थल सेना के बारे में पूछा गया है। तो वापसी के समय सिकंदर की जो सेना थी जलमार्ग से नियारकस के नेतृत्व में वापस आई थी, और जो स्थल वाला मार्ग था उसका, ठीक है, जो लैंड पर आई थी वो क्रेटर। देखिए इसका आंसर, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा क्रेटेरस, ऑप्शन सी। क्रेटेरस के नेतृत्व में इसकी जो स्थल सेना थी, थल सेना थी, वो वापस आई थी। अगर आपसे पूछे जलमार्ग में थी, वो नियारकस थी। ये जलमार्ग में लीड किया था इसने, और इसने किया था क्रेटेरस ने किया था स्थल मार्ग में। और अगर पूछे सिकंदर का सेनापति कौन था, तो वो था सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिकंदर की सेना जब सिंधु नदी को पार कर रही थी या पार कर चुकी थी, उस समय तक्षशिला का शासक कौन था? देखिए मकदूनियाई शासक था सिकंदर। 326 ईसा पूर्व में हिंदू कुश पर्वत को पार करके खैबर दर्रे की तरफ से ये यहाँ पर आया था। तो इसने सबसे पहला आक्रमण जो किया था वो तक्षशिला के राजा आम्भी के विरुद्ध किया था पहला, ठीक है। तो आम्भी उस वक्त यहाँ पर कौन था? तक्षशिला का शासक आम्भी। आम्भी इसकी स्वाधीनता को स्वीकार कर लेता है, आत्मसमर्पण कर देता है। फिर आगे बढ़ता है तो झेलम नदी के तट पर हाइडेपीज या वितस्ता का युद्ध होता है, जो उस वह जो पोरस था वहाँ का शासक, पोरस और सिकंदर के बीच में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था?
जिसे कराने का श्रेय पतंजलि को दिया गया था? तो पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जिनको कराने का श्रेय पतंजलि को जाता है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन का वाद विवाद निम्नलिखित में से किस कृति में संकलित है? तो जो मीनांडर था, मीनांडर को ही जो है क्या कहा जाता है? मिलिंद। तो मिलिंद ने एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे नागसेन, उनके क्वेश्चंस थे बौद्ध धर्म को लेकर के, और जब ये क्वेश्चंस पुटअप करना शुरू करते हैं इनसे बौद्ध भिक्षु नागसेन से, इनके जो बीच में वार्तालाप होती है, जो बातचीत होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? उस बातचीत को, उस वाद विवाद को ही मिलिंद पन्हो कहा जाता है। ऑप्शन बी, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में कन्वर्सेशन है, जो बौद्ध धर्म के क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली। इसमें आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक कौन थे? याद रखेंगे, ये नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक थे श्री शांतमूल, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के राज्यरोहण की तिथि को गुप्त संवत प्रारंभ माना जाता है? तो यहाँ पर देखिए, जब जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, चंद्रगुप्त प्रथम की राज्यरोहण की तिथि थी 319 एडी, इसी को गुप्त संवत की शुरुआत होती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रचना है जो कालिदास जी के द्वारा रचित नहीं है? तो ये यहाँ पर देखिए, कालिदास के द्वारा जो रचित रचनाएं हैं, जिसमें है ऋतु संहारम है, मेघदूतम है, कुमार संभवम है, रघुवंशम है, मालविका अग्निमित्र है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशियम है। बहुत सारी रचनाएं आपको डिटेल में कराई हैं, सबके नाम भी आपको दिए थे इतिहास के कोर्स में। अगर आप ऑप्शन डी को देखें, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका ये किसने लिखी है? ये वराह मिहिर ने लिखी है। विरहित संहिता और पंच सिद्धांतिका ये वराह मिहिर की रचनाएं हैं। बाकी मेघदूत, विक्रमोर्वशियम, कुमार संभवम ये कालिदास की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कनिष्क ने शक संवत या शका एरा निम्नलिखित में से किस तिथि को चलाया था? तो ये कुषाण वंश का बहुत ही मजबूत, एक तरीके से विख्यात प्रसिद्ध शासक हुआ करता था कनिष्क, और इसे जो है सेकंड अशोक भी कहा जाता था। इसको द्वितीय अशोक या सेकंड अशोका भी इसको कहा जाता था। ये अब इसने जो है 78 एडी में, 78 एडी में, ठीक है, इसको याद रखेंगे, 78 ईस्वी या एडी आपको मिलेगा, ठीक है, इसने ही ये शक संवत को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, या रानी के अभिलेख के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो अशोक के जो सभी अभिलेख है वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव थे एक तरीके से, ठीक है, उसने उसके प्रशासन में किस तरह की नीतियां वो अपनाता था वो सब उसमें मेंशन करवाया था, ठीक है। लेकिन इसमें एक अभिलेख ऐसा भी था जिसे हम कहते हैं रुमिनदेई अभिलेख। ये जो है आर्थिक था, इसका जो टॉपिक था, इसका विषय आर्थिक था, इकोनॉमिक से संबंधित था ये रुमिनदेई। तो इसका आंसर देखिए, तो अगर आपसे ये पूछता है कि अशोक के सभी अभिलेखों में आर्थिक विषय से संबंधित उसका कौन सा अभिलेख था, तो वो रुमिनदेई था। और कौशाम्बी अभिलेख जो था इसका, वो रानी का अभिलेख कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। चलिए अब यहाँ से कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को ऐड करते हैं 2020 के ही, और ये मई महीने के करंट अफेयर्स हैं, मई 2020 के। राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, किस 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया है जो तीर्थ यात्रा के समय काम करेगी? यहाँ पर काम करेगी। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को 80 किलोमीटर लंबी सड़क का जो उद्घाटन किया है वो कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा, ऑप्शन ए, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के समय ही जो है खुलेगी या वर्क करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर इसको पूछे कि यहाँ पर, इसका आंसर तो ए हो जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये सड़क जो है कहाँ से कहाँ तक है 80 किलोमीटर? ये धारचूला है उत्तराखंड में, उत्तराखंड से लेकर लिपुलेख यानी चीन की सीमा तक, बॉर्डर तक है ये, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखिए, यूएनईपी द्वारा सद्भावना राजदूत के रूप में किस बॉलीवुड अभिनेत्री का कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया है? इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के जो राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के रूप में बॉलीवुड अभिनेत्री हैं दिया मिर्जा, इनका कार्यकाल 2022 तक 2 साल और बढ़ा दिया गया है, ठीक है, इनको याद रखेंगे। तो ये पर्यावरणविद और अभिनेता निर्माता होने के अलावा ये जो है एक संयुक्त राष्ट्र की जो स्थिर लक्ष्यों की वकील भी इनको कहा जाता है, इसके रूप में ये वर्क भी करती हैं। तो
इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। निर्मला सीतारमण ने 2.5 करोड़ किसानों को किस योजना के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की रियायती ऋण की घोषणा की है? तो वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी ऑप्शन बी है, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की रियायती ऋण की घोषणा की है। सरकार जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो पीएम किसान लाभार्थियों को ही ये क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाएगी। इसके अलावा इसमें मछुआरे और पशुपालन वाले जो व्यक्ति हैं उनसे संबंधित हैं व्यवसाय से, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो एक्चुअली इसमें क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड एक सरकारी योजना है। इसमें जो किसान होते हैं, किसानों को ऋण लेते हैं, वो लोन लेते हैं, ऋण के रूप में जो कम दरों पर बैंकों से पैसा उधार लेने की सुविधा इसमें बनाई हुई है। नेक्स्ट देखें, अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। सरकार ने किस मंदिर के 100% सोलराइजेशन या पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित इसके लिए एक योजना शुरू की है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतिहास से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं इतिहास के लेवल पे। तो उड़ीसा में जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, उड़ीसा का जो कोणार्क सूर्य मंदिर है और जो कोणार्क शहर है, उसको पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित किए जाने की योजना शुरू की गई है। तो उड़ीसा के ऐतिहासिक मंदिर जिसे हम कहते हैं सूर्य मंदिर शहर को, इसको जो है सूर्य नगरी के रूप में बदलने की भी अब जो है ये योजना शुरू की गई है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखिए, गोहत्या के लिए कारावास और जुर्माने से संबंधित अध्यादेश को किस राज्य के द्वारा मंजूरी मिली है? उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है उसने गोवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020, याद रखिएगा, गोवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी मिली है। इसके लिए जो गो हत्या अधिनियम 1955 उसमें संशोधन किया गया है। इस अध्यादेश में गाय को शारीरिक क्षति अगर पहुंचाई जाती है तो उस पर 7 साल का कारावास का प्रावधान किया गया है और गो हत्या से संबंधित मामले में 3 लाख रुपए तक का जुर्माने का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो इस संशोधन से जो गायों की रक्षा है, गो हत्या से संबंधित अपराधों को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये ऑप्शन इसका ए है, यूपी। नेक्स्ट देखें, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस WHO के द्वारा 14 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम आपसे पूछ सकता है। तो इस वर्ष साल 2020 के लिए विश्व रक्तदाता दिवस की थीम रही सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। इसको याद रखेंगे, सुरक्षित रक्त बचाए जीवन, ये इसकी थीम रही। एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है पंचवटी योजना। इसको भी याद रख लीजिएगा, ये पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। तो हिमाचल प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जो वरिष्ठ नागरिक रहते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने पंचवटी योजना को शुरू किया है। इसका जो पहला चरण था वो 8 जून से शुरू किया गया है। इस योजना के तहत पूरे राज्य में जो आधुनिक सुविधाओं वाले पार्क खोले जाने की बात की गई है। ठीक है, तो राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष जो 2020 चल रहा है इसमें 100 पार्क खोलने की योजना बनाई है। इसमें किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए, वृद्ध लोगों के लिए। तो ये रहा आज का मॉक टेस्ट। बाकी हम आज यूपी जीके पर एक मॉक टेस्ट करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।